किसी की इंक्वायरी है? मैडम आप काफी बड़ी आंखों से देख रहे हो मेरे को, आपने देखी ऐसी इंक्वायरियां? आपका कोई कोर्ट में से जज फोन करता है इस टाइम पे आ जाओ वहाँ पे, ठीक है इंक्वायरी हो रही है तेरी, और आप चले जाओगे? कोई अल्लाह पल्ला कोई बंदा मेरे को किसी का नाम लेके भी फोन कर देगा, मैं उसके नाम पे चली जाऊंगी। इसीलिए ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स बनाई जाती है रिटर्न में चीजें भेजने की, ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी होए कि आपका पास में जहाँ से कागज आया उस चीज की अथॉरिटी है, उस चीज की ऑथेंटिसिटी है। पर यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और उनकी इंक्वायरियों पे, उनके अपने घर में बैठ के करी गई इंक्वायरियों पे रस्टिकेशन हो रहे हैं बच्चों के। अपने घर में बैठ के कोई मेरे 10 रस्टिकेशन रोज टाइप करता होगा, वो अप्लाइड हो जाएगा क्या? मेरे को तो रोज दुनिया मार के सोती है, मैं मर जाऊंगी इनके मारने से। आप यहाँ पे 10 लोग खड़े हो ना, मेरे को बता दो कोई सा एक बंदा भी इस पॉइंट में कहीं भी कुछ गलत लग रहा हो, सिवाय मेरी उच्च आवाज के, जो कि मुझे कैमरा की वजह से बोलनी पड़ रही है क्योंकि वो बहुत दूर है। बोलना चाहोगे कोई भी? अब बोलो मैम। अफसर हो ना आप, कल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मेरी बातों में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है एक बार ये बता दो आप। लॉ एंड ऑर्डर तो गाड़ी में बैठ के निकल गया, वो तो गया लॉ एंड ऑर्डर साथ ले गया। बस बोला था ना कंडक्टर से तो कोई बात ही नहीं करते बच्चों से कभी। सुनो गाइस, आने वाले सब बात चल रहा है। भाई आज विधानसभा में जा रहे हैं डायरेक्टर सर और उनका चार्ज इतनी बड़ी बात होगी। अगर उन्होंने 6 लेटर पे साइन कर दिया रस्टिकेट के, तो उन बच्चों को इस बात तो सुने, उन्हें ब्रीफ तो करे, कुछ तो करे। और ये तो हर जगह होता है, दोनों पक्ष की और इसमें एसडीएम भी शामिल है भाई, इसमें एसडीएम भी शामिल है। ये देखो तुम, हमें मुझे नहीं पता शामिल है या नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन कैमरा, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा बोला गया है वर्बली कि इस इंक्वायरी में एसडीएम भी शामिल है। क्या एसडीएम को भी नहीं पता ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स क्या होती है? डायरेक्टर ऑफिस में जाके एक बच्चे पे 18 सीनियर्स कूद रहे हैं, इससे ये मेंटली टॉर्चर करके। उसको रैगिंग नहीं बोलते? और रैगिंग होती है। अगर हमने स्माइल करी तो और अगर किसी पुलिस वाले को जो यहाँ आगे पीछे खड़े हैं, मेरी कोई बात गलत लग रही है ना, सबसे पहली हथकड़ी मेरे हाथ में लगा देना, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। बाद में इनके रेस्ट्रिक्शन बाद में करना, पहले मेरा कर देना अगर मैं किसी बात में गलत हूँ तो। और ये इनका नहीं होगा, फिर पूरे बैच का होगा, 23 बैच का। अंदर भी नहीं पूरे 23 बैच का नहीं, एक काम करो, पूरे हमारे BPS कॉलेज को आ बंद जाएगा। करो, पूरा BPS को रेस्ट्रिकेट करो। हम 5 बच्चों को 4 बच्चों को रेस्ट्रिकेट नहीं होने देंगे, हम यहीं बैठे हैं, नहीं होने देंगे, दोनों नहीं है। आज ये हल्ला गुल्ला इतना क्यों है, क्यों डायरेक्टर के बाहर इतनी भीड़ है? सर देखो कल ना एक इंसिडेंस हुआ, जैसे हमारे ना जब भी एक नया बैच MBBS के अंदर आता है, ठीक है, तो उस बैच को ना, वैसे NMC के रूल्स ये हैं कि 15 दिन के अंदर गाइडेड इंटरेक्शन उस बैच की मीडिएटेड थ्रू द कॉलेज अथॉरिटीज करवा देनी चाहिए, जो उनका सब्सिक्वेंट सीनियर बैच होता है उससे, और एक हेल्दी इंटरेक्शन जो कि रैगिंग को रोकने के लिए होती है, ठीक है, वो इंटरेक्शन हेल्दी 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन 24 बैच को आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, और वो उनको ना एक बिल्डिंग के अंदर पैक रखा जाता है, जिसकी वजह से कई साइकेट्रिक केसेस भी आ चुके हैं, जिसमें बच्चों ने ये कोट किया है 24 बैच से कि हमें उस जगह पे बंद होके ना घुटन होती है, हमें बाहर निकलना, हमें लोगों से बात करनी है, हमें अपने सीनियर से मिलना है। ऐसा 24 बैच के जो बच्चे हैं उन्होंने हमें भी बोला है, हमारे तक भी मैसेज पहुंचवाए हैं, उन्होंने आगे भी मैसेज पहुंचवाए ताकि उनको आउटलेट मिल सके अपने उस ब्लॉक में से। इस चीज को करने के लिए खत्म तो हमारा जो 23 बैच है, जो सीनियर बैच है, उनका सब्सिक्वेंट सीनियर बैच, उन्होंने डीन मैम से रिक्वेस्ट करी थी उन बच्चों के ग्राउंड्स पे ही, उन बच्चों के कहने पे ही, ऐसे मैसेजेस उन बच्चों ने खुद ने कर रखे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ऑफिशियल इंट्रो करवाओ आप, ताकि हम लोग कैंपस में निकल सकें एटलीस्ट, ताकि हमारा थोड़े से तो आसपास के रंग चेंज हो सके, उस ब्लॉक से हम बाहर निकल सकें। तो ऑफिशियल जो इंट्रो होना था उसकी परमिशंस हमने करवाई सैंक्शन, डीन मैम से परमिशन सैंक्शन करवाई। 2020 जो 3 बैच के CRs हैं उन्होंने, ये मेरे साथ में खड़े हुए हैं इधर 23 बैच के जो CRs हैं। उसके बाद में ये ट्रेंड है, हर मेडिकल कॉलेज का ट्रेंड है कि जब भी जूनियर बैच आता है ना, तो उसके इंट्रोडक्शन को हम करवाते हैं सीनियर्स के साथ में। तो उसमें क्या होता है, एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होती है, जैसे वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल ना हमें हमारे फैकल्टी भी सिखाते हैं जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं। उस ऑफिशियल प्रोटोकॉल में क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे अपने नेल्स काट के आना है आपको ड्यूटी पे, आपको जूड़ा लगा के आना है ड्यूटी पे, आपको काले रंग के जूते पहन के आने हैं ड्यूटी पे, आपको अपना एप्रन बंद करके आना है ड्यूटी पे। ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल के नाम पे सबसे पहले हमें फैकल्टी सिखाती है, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि वो ऑफिशियल इंट्रो था,
तो जो सीनियर बैच के बच्चों थे उन्होंने 4-5 पॉइंट उनको ऐसे दिए कि ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल है जिसके तहत तुम्हें ऑफिशियल इंट्रो में मौजूद होना है और तुम्हें बालों के जूड़े बना के आने हैं। उन्होंने ये बात उनको रिटन मैसेजेस के थ्रू भेजी, और क्योंकि उस ऑफिशियल इंट्रो की परमिशन सीनियर बैच ने 2023 बैच ने ली थी डीन मैम से, तो इसका मतलब ये था कि उन 2 से 3 घंटों तक 24 बैच जो है सिक्योरिटी के साथ में, हॉस्टल सुपरवाइजर्स और केयर टेकर्स के साथ में 2023 बैच के पास मौजूद रहेगा। ठीक है, इसलिए 23 बैच के एक बच्चे ने 24 बैच को मैसेज किया कि आपको सबको आना पड़ेगा ऑफिशियल इंट्रो के अंदर। एक बच्चे को इस बात से आपत्ति थी कि मैं नहीं आऊंगा ऑफिशियल इंट्रो में। ऐसा ऑब्लिगेशन होएगा 23 बैच का, क्योंकि वो उनसे परमिशन ले चुके हैं अथॉरिटी से कि इन 3 घंटे की जिम्मेवारी हमारी है। ऐसे केस में अगर कोई बच्चा ऑफिशियल इंट्रो का नाम लेके बाहर निकल जाए 24 बैच का और उसके साथ में कोई हादसा हो जाए, इन चीजों को रोकने के लिए या उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ऑब्वियसली 23 बैच का जो भी कोई बंदा होगा वो बोलेगा कि सब बच्चे हमारे पास ही मौजूद रहे उस दौरान। तो ऐसा मैसेज उसने करा उसके पास में कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा एंड दीज आर द गाइडलाइंस, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं ऑफिशियल इंटर में मौजूद होने के, इनके तहत ही तुम्हें आना पड़ेगा। उस बच्ची को उससे आपत्ति थी, तो उस बच्ची ने लिखा कि यू आर नो वन टू फोर्स मी, और इस बात को मैसेज को स्क्रीनशॉट लेके उसने कंप्लेन दायर करी रैगिंग की कि मेरे साथ रैगिंग करी गई है। आइडियली तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल सबसे पहले फैकल्टी सिखाती है कॉलेज के अंदर कि तुम्हें इस प्रोटोकॉल के तहत, जो कि सरकार की दी हुई गाइडलाइंस भी है जिसमें ड्रेस कोड, ठीक है, हेयर स्टाइल और सब कुछ डिफाइन करा जाता है कि एक प्रोफेशनल बंदा इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल जगह पे मौजूद होगा। दूसरी चीज, जब डीन परमिशन दे चुकी है और डायरेक्टर परमिशन दे चुका है कि इस घंटों के लिए ये बैच इस बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा, तो उस टाइम पे 23 बैच जो इस ऑब्लिगेशन में है कि वो 24 बैच की कहीं भी इधर उधर जाने की परमिशन, कहीं भी इधर उधर जाने के लिए वो उनको खाली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो वो उनकी जिम्मेवारी होती के तहत उन्होंने उसको उस जगह पे बुलाया। फिर भी उस बंदी ने ना तो उसने, जो हमारा एक कोटिंग वर्ड होता है अपने सीनियर के लिए कि हम अपने सीनियर को रेस्पेक्ट से डॉग साहब करके बोलते हैं, बिना डॉग साहब बोले उसने सीधा एक मैसेज लिखा, यू आर नो वन टू फोर्स मी। हालांकि उन मैसेजेस में फोर्स करने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे तो कोई किसी को वैसे भी फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स तो कुछ अलग ही चीज होती है। ठीक है, उसने लिख दिया उस मैसेज में कोई डॉग साहब आगे ना पीछे, कहीं कोई इज्जत नहीं थी उस मैसेज के अंदर कि वो अपने सीनियर से बात कर रही है। सीधा उसने लिखा यू आर नो वन टू फोर्स मी, और उसने इस चीज को ग्राउंड बना के कि इसने मुझे ऑफिशियल इंट्रो में आने के लिए फोर्स किया है, उसने एक कंप्लेंट दायर कर दी रैगिंग की। ठीक है, और उस कंप्लेंट के तहत अपने ही लेवल पे इंक्वायरी हुई है डायरेक्टर की, शायद SGM मैडम भी थी उनके साथ में कल, और 1-2 फैकल्टी और भी थी। उन्होंने इंक्वायरी करी, लेकिन उस इंक्वायरी के लिए कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन किसी सीनियर बच्चे को नहीं दिया गया कि तुम्हें ऑफिशियली इस जगह पे मौजूद होना है या ऐसे कुछ। कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या कोई ऑफिशियल प्रोसीडिंग नहीं करी। जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अंदर, जो कि NMC के रूल्स के तहत है कि फैकल्टी की अपॉइंटमेंट और फैकल्टी के इवैल्यूएशन के अलावा जो भी डिसीजन होएगा उस हर डिसीजन में स्टूडेंट्स का इंक्लूजन होएगा। तो उस कमेटी के अंदर स्टूडेंट की तरफ से कोई भी एक भी बंदा कमेटी मेंबर नहीं बनाया गया। तो सब कुछ अनऑफिशियल तरीके से जैसा हमें परस्यू हो रहा है। ठीक है, तो हमारी तरफ से वो अनऑफिशियल चीज थी, और बिना इंटीमेशन के, बिना हमारे किसी बंदे को कमेटी के अंदर लिए गए एक कमेटी गठित करी गई, और उस कमेटी के सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे, मतलब वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने किया कि नहीं किया, किसी भी रिटर्न या किसी भी बिना इंटीमेशन के उन्होंने बच्चों को बोल दिया ये बच्चे आके हमें पास में मौजूद हो जाओ। ठीक है, अब बच्चों को भी ये था कि ऐसे तो मेरे को कोई भी कुछ भी बोल देगा, मेरे पास एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जब कुछ आएगा मैं तभी तो जाके मौजूद होंगी। तो बच्चों ने उस चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं करा, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने ही लेवल पे रस्टिकेशन लेटर्स निकाल दिए बच्चों के, जिसमें दूसरी साइड का पक्ष सुना ही नहीं गया। कितने बच्चों के? करीब 7 बच्चों के रस्टिकेशन लेटर्स निकाले हुए हैं, 6 बच्चों के रस्टिकेशन लेटर निकाले हुए हैं। ठीक है, और रात को जो कि सारे बच्चे, कोई भी बच्चा इनमें से माइनर नहीं है, सारे बच्चे 18+ है, इनके कंसेंट के बिना इनके घर पे फोन करा गया है और उनके घर वालों को मैनिपुलेट किया गया रात को 11:30 से 12 के दौरान। ठीक है, कि आपके बच्चे ने ये कर दिया है और अब उसके ऊपर ये इंक्वायरी बैठी हुई है और अब ऐसे हो रहा है और अब ऐसे हो रहा है। पेरेंट्स का पैनिक, सुबह उनके पेरेंट्स आके यहाँ पे जो है पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं कि हमने हमारे साथ में क्या होगा। और उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका जूनियर्स के साथ में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। और कल कुछ ऐसी भी चीजें करी गई हैं कि 24 बैच जो B ब्लॉक में रहता है उसको खुद से भेजा गया है H1 के। बताइए जी, क्या मामला है पूरा? मैं 24 बैच की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हाँ। और
हमारे बैच का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होना था, जिसके लिए हमें मतलब गाइडलाइंस आई थी, जो कि बहुत ही बेसिक गाइडलाइंस थी, जो हमारे प्रोफेसर्स भी हमें करने के लिए कहते हैं। और उस चीज़ के मतलब बच्चों से इंक्वायरी करी गई है। 10 बच्चों को मतलब ये थ्रेटन भी किया गया है, ये कह के कि अगर कल को तुम्हारे हॉस्टल में कोई सुसाइड होता तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। एंड इनफैक्ट मेरे को भी ये बात कही गई है। और उसके अलावा ये भी थ्रेटन किया जा रहा है कि जो अभी इंटरनल्स आएंगे, तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे प्रोटेस्ट, तो वो फेल कर देंगे हम सबको इंटरनल्स में। और हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह की रैगिंग नहीं हुई है, और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। और हम हमारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमें 3 महीने से एक जगह बंद करके रखा हुआ है, हमारे बाहर निकलने में भी रिस्ट्रिक्शन है। किसने बंद किया हुआ है आपको? फैकल्टी ने, अथॉरिटीज़ ने बंद किया हुआ है कि तुम मतलब 3 महीने हो गए हमें वहाँ आते पे हुए। हॉस्टल में रह के इतने ज़्यादा परेशान है। सुसाइडल थॉट्स हमें इस वजह से आते हैं, ना कि इस वजह से कि हम सीनियर से इंटरेक्ट करें, बल्कि जब हम हॉस्टल में बनते हैं, हम सीनियर से थोड़ा बहुत जो हमारी बुक्स शेयर की, हमने थोड़ी बहुत बात की, उसकी वजह से हमारा मन थोड़ा अच्छा हुआ है। बुक्स लेने पे भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया। जब हमने कहा कि हम सीनियर से सिर्फ बुक्स लेने के लिए मिले थे, उस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया कि तुम क्यों टच में हो इनके साथ, जबकि हम सेम कॉलेज के पार्ट हैं, हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हम गाइडेंस लेना चाहते हैं। हमें 3 महीने से एकदम दूर रखा गया है, और हम एक मतलब अपनी मर्जी से बाहर स्टेप भी नहीं कर सकते हैं। और हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि इनिशियल फेज है, 10-15 दिन तक रहेगा, एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने हो गए हमें हम यहाँ कहीं पे भी जाते हैं, हमारे साथ आंटी जाती है, बिल्कुल ऐसे रखा जा रहा है जैसे हम एक टेररिस्ट हों। हमारे को कहीं पे भी थोड़ा सा एक स्टेप रखने की भी आज़ादी नहीं है कि हम हॉस्टल से बाहर अपनी मर्जी से जा सके कहीं पे भी। कल हमें एम्बुलेंस से लेके गए थे पीछे वाले दरवाजे से, एंड एम्बुलेंस से लेके आए थे, और 4 गार्ड्स आगे 4 गार्ड्स पीछे, ऐसे हमें। तो कहाँ लेके गए थे आपको? ऐसा पोर्ट्रेट किया गया था कि हम H1 से निकल रहे हैं, और हम H1 में जाते हैं, और वहाँ से हमें वहाँ क्या कहते हैं, हमारे हॉस्टल तक लेके जाया गया था, B ब्लॉक तक, कि हमारी रैगिंग ली जा रही है, ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा था। और ये बात भी है कि अगर उस लड़की को सिर्फ एक बात बोलने से अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अब वो 6 बच्चे अगर रेस्टिगेट होंगे, अगर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अथॉरिटी?